हेलो दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है यानी भूगोल जियोग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत का भौतिक स्वरूप। आप देखना, मेरा अलग ही अंदाज होगा पढ़ाने का। अगर आपने टॉपिक पूरा देख लिया तो हकीकत में ही आप अपने आप शेयर और लाइक करेंगे चैनल को, सब्सक्राइब भी करेंगे। लेकिन गारंटी है, अगर आप एक बार देख लो सही से पूरा, मैं विश्वास दिलाता हूँ इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। ठीक है, देखिए टॉपिक का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है जी, मुख्यतः इसको 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, पर्वत, पठार, ठीक है, और आपका हमें पढ़ना है मरुस्थल, तटीय क्षेत्र, ठीक है, और उसके बाद हमें पढ़ना है उत्तर भारत का मैदान, यानी कि हम कह सकते हैं मरुस्थल हो गया, तटीय क्षेत्र हो गया, पठार हो गया, पर्वत हो गया, मरुस्थल हो गया। उसके बाद हमें पढ़ना है इसमें जो नदीय क्षेत्र है, ठीक है, यानी कि नदीय क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद और भी पढ़ लेंगे एक आध पॉइंट, ठीक है, यानी तटीय क्षेत्र हो गया, ठीक। और मैं बता दूंगा इसमें क्या क्या है, यानी पूरा मैं क्लियर करूंगा आपको। ओके, देखिए बिल्कुल एक साइड से शुरू करते हैं, यानी कि पर्वत। आप देखो यहाँ पे क्या हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई? टेक्टोनिक सिद्धांत था एक, यानी कि जो तैतीस सागर था, यूरेशियन प्लेट और एशियन प्लेट जब आपस में टकराई एक दूसरे के नीचे गई, तो किसका निर्माण? यहाँ पर तैतीस सागर जो था वो एकदम जब प्लेटें आपस में एक दूसरे के नीचे धसी, तो जब पूरा यानी कि सागर था वो एक पर्वत के रूप में उसका निर्माण हो गया। और टेक्टोनिक सिद्धांत था, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, और उसमें क्या हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है जी, देखो हिमालय बहुत बड़ा क्षेत्र है ये, ठीक है। तो इस क्षेत्र की मैं बात करूं, देखो इस तरीके से है हिमालय, लगभग 2400 किलोमीटर, ठीक है जी, क्लियर है। अगर मैं बात करूं, इसको भी 4 भागों में बांटा गया, ठीक है, यानी कि एक तो आपका हो जाएगा, एक रेंज तो ये होगी आपकी, ये होती है आपकी ट्रांस हिमालय, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। और दूसरी वाली को क्या बोलते हैं? वृहत हिमालय। ठीक है, और उसके बाद तीसरी, ठीक है जी, और उसके बाद चौथी। 4 हमें मुख्यतः पढ़नी है, ठीक है, वृहत हिमालय, ट्रांस हिमालय, और तीसरी है लघु हिमालय। और ये चौथी है आपका शिवालिक। ठीक है जी, देखो बहुत ही इंटरेस्ट पैदा कर दूंगा आपका, गारंटी इस बात की, मुझे अपने ऊपर भरोसा है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखते रहिए, पूरा छाप दूंगा आपके दिमाग में युकाई हुई। हमने 4 चीजें देख ली, ये हिमालय श्रेणी, इसको 4 पार्टों में डिवाइड किया गया, ठीक है जी। हमने देखा यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या है? एक लाइन है यहाँ पे, इसे बोलते हैं पीओके। पीओके आप अक्सर देखते हो, रोज डेली विवाद होता रह जाए न्यूज में, ये पीओके क्षेत्र है, ठीक है जी। इसे बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, और इसे बोलते हैं LOC, ठीक है जी, एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। यानी ये तो जो होता है आपका चीन अक्षय क्षेत्र होता है, चीन अक्षय क्षेत्र होता है यहाँ पे, ये इतना हिस्सा जो भारत का हिस्सा है, ठीक है। ठीक है जी, अब मैं बात करूं इसकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। चीन से सीमा बनाते हैं और भारत से, पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं भारत के साथ, ठीक है जी। ये क्या है? पीओके। अगर मैं बात करूं पीओके, देखो क्वेश्चन किस हिसाब से बनेगा, साथ के साथ आपको मैं बताता चलूंगा। यहाँ पे क्या है? K2, ठीक है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी, आप पढ़ते आए होंगे। K2
अब देखो यहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर में मैंने क्वेश्चन खुद देखा अपनी आंखों से, जो गलत होता है हर बार, जो बच्चे अक्सर मतलब उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन में कैसे होते हैं मैं बताऊंगा। K2 क्वेश्चन आएगा, भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? K2। आप भी लगाओगे, सब लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जब उसमें कंचनजंगा ऑप्शन होता है एक और, आपकी जो सिक्किम में है कंचनजंगा, ठीक है जी, कंचनजंगा जो आपकी जो चोटी है, अगर क्वेश्चन देखो दो तरीके से आएगा, भारत की कहे K2, वर्तमान भारत की, भारत में सबसे ऊंची चोटी कहे तो कंचनजंगा, क्योंकि ये तो पीओ के पड़ गया, पाक अधिकृत क्षेत्र हो गया। और इसकी मैं बात करूं जो K2 आपकी कहां, ट्रांस हिमालय, कहां पर है? ट्रांस हिमालयन श्रेणी आपकी ये वाली ऊपर वाली सबसे, इसमें पड़ती है K2, ठीक है जी। उसके बाद मैं करूं आपसे वृत हिमालय, वृत मतलब बड़ा एक तरीके से, तो जो आपकी हिमालय श्रेणी है वो किस में पड़ेगी? जो आपकी जो माउंट एवरेस्ट है वो किस में पड़ेगी? वृत में, ठीक है जी। जो आपकी माउंट एवरेस्ट है वो आपकी किसमें, उसकी ऊंचाई 8848 मीटर और 8850 मीटर, ये 2 पॉइंट आपको देखने को मिले होंगे, ठीक है। दोनों ही आप याद रखना, ठीक है, मैं इसलिए दोनों ही बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखो ये किसमें पड़ता है आपका माउंट एवरेस्ट, इसको तिब्बत में माउंट एवरेस्ट चोमालुंगमा बोलते हैं, ठीक है, ठीक है जी। और इसको नेपाल में बोलते हैं सागरमाथा। क्लियर है पॉइंट? मैं लिख नहीं रहा, आपको दिमाग में ये आपको सीधे छप जाने चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपसे, ये आपका जो सबसे नीचे वाली इसको शिवालिक है, ये कौन सी शिवालिक गिरी? तो आपका जो देहरादून का दून, ऋषिकेश वगैरह कहाँ पड़ते हैं आपके? शिवालिक में पड़ते हैं, सबसे निचली है, ठीक है, ठीक है जी। तो इन चारों के बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होगी, ठीक है, कितनी कौन सी रेंज है। अब मैं इस हिमालय को भी 4 भागों में बांटूंगा। 2400 मीटर बताया मैंने, 2400 किलोमीटर बताया, इसकी जो लंबाई 2400 किलोमीटर है, गंगा की 2525 है, तो गंगा की 2525 की हुई जब इसकी 2400, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल में भी तो बहती है, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूं, हिमालय को 4 भागों में बांटा है, तो 4 भागों में कैसे बांटा मैं बता रहा हूं आपको। ये हो गया सिंधु नदी, सिंधु नदी, मैंने नदी का टॉपिक डाला बहुत ही बेहतरीन तरीके से, हो सकता है क्वालिटी में थोड़ी कमी हो लेकिन कंटेंट पूरा था उसमें, ठीक है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सिंधु नदी है, सिंधु से लेकर और यहाँ पे एक नदी है, ठीक है, सतलज, सिंधु या एरी, ठीक है जी। आप बाद में मत के ना पूरा घिचपुच कर दिया, घिचपुच उसे लगेगा जिसने शुरू से वीडियो नहीं देखी, जो शुरू से चलती जा रही चीजें उनको मैं लिखता जा रहा हूँ ना, अगर आप सीरियल वाइज देख रहे हो तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सिंधु है, उसके बाद सतलज है, तो सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को जम्मू हिमालय या कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कहा जाता है, ठीक है। मैं आपको लिख दे रहा हूं, जो आपका ये सतलज सिंधु सतलज का जो इसको बोलते हैं, इसकी जो रेंज है, यानी कि मैं डायरेक्ट आपको लिखूंगी पंजाब हिमालय, ऐसे लिखो इसको, सिंधु और सतलज के बीच इसको पंजाब हिमालय या कश्मीर, नो डाउट। और इसकी जो लंबाई है, लंबाई में आपको बता दूं 560 मीटर, ठीक है, 560 किलोमीटर। क्लियर पॉइंट? एक एक डाटा बताऊंगा, फैक्ट बताऊंगा आपको। और मैं एक चीज और बता दूं आपको, जो K2 है, इसकी जो लंबाई थी, ऊंचाई जो थी K2 की थी आपकी 8611 मीटर, ठीक है। और समथिंग इसकी जो थी कंचनजंगा की 8596, ठीक है। एक एक पॉइंट बताऊंगा, चिंता मत करो, हो सकता है आगे पीछे बताऊंगा लेकिन एंड तक पूरा भरपूर मटेरियल दे दूंगा, मसाला, ठीक है। उसके देखो जी, सिंधु और सतलज के बीच का क्षेत्र को क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। उसकी लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे सतलज, और उसके बाद क्या है? सतलज के बाद देखो काली नदी, ठीक है। सतलज और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं कुमायूं हिमालय। क्या बोलते हैं? कुमायूं हिमालय। इसकी जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर। क्लियर है बात? ठीक है।
सतलज से काली नदी तक भी हो गया, काली से तिस्ता के बीच। इसको बोलते हैं हम नेपाल हिमालय। क्या बोलते हैं हम? नेपाल हिमालय। इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। ठीक है जी। इसकी जो आपकी वो लंबाई है वो आपकी 800 किलोमीटर। क्लियर पॉइंट? ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तिस्ता से देहांग, देहांग किसको बोलते हैं आपको पता है? ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश असम में। देखो यहाँ तिस्ता से फिर लास्ट में देहांग नदी जो अरुणाचल प्रदेश में एंट्री मारती है। तिस्ता तो देहांग के बीच जो देहांग होती है आपकी, तो देहांग नदी जो होती है तिस्ता टू देहांग, तो उसके बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? उसके बीच के क्षेत्र को बोलते हैं असम हिमालय। और उसकी जो वो है 720, कितनी? 720 किलोमीटर। लगभग आप जोड़ कर देखोगे 2400 किलोमीटर की आपकी पूरी ये कंप्लीट हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत? तो हिमालय आपका एक तरीके से पूरा मैंने आपको बायोडाटा इसका दे दिया है, किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनेगा वो भी आपको पता चल सकता है कि सतलज और काली नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कौन सा हिमालय बोला जाता है, कितनी श्रेणियों में इसको बांटा गया है, कौन सी श्रेणी में कौन सी चोटी पड़ती है। ठीक है, किस चोटी को कहाँ क्या कहा जाता है वो बता रहा है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपसे पठार की। ठीक है जी, आपने देखा होगा यहाँ पे एक विंध्याचल श्रेणी पड़ती है। ठीक है, विंध्याचल ये क्या भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटती है। ठीक है, भारत को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? छोटू क्लियर एकदम? ठीक है, ये क्या करती है? भारत को 2 भागों में डिवाइड कर देती है, उत्तर और दक्षिण भाग में। ठीक है जी, आपने पढ़ा होगा एक यहाँ पे होता है मैकाले की पहाड़ी। ठीक है जी, ये पठारी भाग बता रहा हूँ आपको, पठार। ठीक है, मेघालय की पठार। और ये कहाँ पर है आपका? एमपी छत्तीसगढ़ में स्थित है और ज्वालामुखी से निर्मित है। ठीक है, एमपी छत्तीसगढ़ में स्थित, ज्वालामुखी से निर्मित, और इसी से इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। यहीं से कौन सी नदी निकलती है? 3 नदी निकलती है, वो मैंने आपको नदी में बताया था, नर्मदा, ताप्ती, सोन। एकमात्र ऐसा पॉइंट जिससे तीनों दिशाओं में 3 नदी निकलती है। ठीक है, सोन नदी से भी मैंने आप क्वेश्चन बता दूं तो सोन नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो गंगा में दक्षिण से जाकर सीधी टच होती है। ठीक है, मेघालय की पठार हो गया, यहाँ पे आपका दक्कन का पठार हो गया यहाँ पे। ठीक है, महाराष्ट्र में दक्कन का पठार, ये भी आपका ज्वालामुखी से निर्मित पठार है। ठीक है जी, अगर मैं बात करूं आपसे अमरकंटक की पहाड़ी, ये आपकी ये होगी। ठीक है, विंध्याचल पर्वत, ये ज्वालामुखी से निर्मित है, याद रखना। उसके बाद क्या होता है आपका? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है? यहाँ पे। ठीक है, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ये इधर कवर हो जाता है पूरा। ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? भारत का रूट भी कहा जाता है इसको, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है जी, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? भारत का रूट भी कहा जाता है इसको। क्लियर है पॉइंट कती? वो ठीक है जी। अब क्या होता है, इसका जो पार्ट है वो यहाँ पर भी है। ठीक है, कहाँ पर? इधर असम वगैरह में। तो इसको क्या बोला जाता है? यहाँ पे क्या होता है? गारो खासी जयंतिया पहाड़ी पाई जाती है, वो इसी में पहाड़ी, इसी से निर्मित है वो। गारो खासी, ठीक है, ये पहाड़ी, इनमें ये पहाड़ी है और इनमें इन्हीं के नाम की जनजाति पाई जाती है। ठीक है, जयंतियां। ये चीज क्लियर है? बिल्कुल ही ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, देखो इसमें होता क्या है, ये मेघालय की पहाड़ी होगी। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी, और इधर आपने एक चीज और देखी, अमरकंटक है। आपने एक और देखा होगा यहाँ पे चीज, यहाँ पे क्या देखो, ये नर्मदा नदी जो बहती है, ये कहाँ से बहती है? आपने ये चीज तो पढ़ी होगी, नर्मदा और ताप्ती के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं हम? सतपुड़ा पहाड़ी। ठीक है, सतपुड़ा पहाड़ी कहते हैं। तो ये भी आपकी पठारी क्षेत्र है। ठीक है, सतपुड़ा। ठीक है जी, क्लियर है चीज? अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं, देखो यहाँ पे होता क्या है, इधर से आपका नदी बहती है। ठीक है, गंगा, यमुना, उधर देखो आप। ठीक है, सारी जितनी भी नदी है इधर बहती है। तो ये विशाल क्षेत्र है और कृषि से परिपूर्ण क्षेत्र बनता है जब जहाँ नदियां होती हैं। वो क्या होता है? कृषि युक्त क्षेत्र होता है पूरा। और आप ये भी जानते हैं कि भारत कृषि में परिपूर्ण देश है एक अपने आप में।
तो ये नदियां क्या होती हैं, अपने साथ मिट्टी बहा कर लाती हैं। ठीक है, जो मिट्टी होती है वो भी दो प्रकार की होती है, एक होती है खादर, एक होती है बांगर। तो खादर कैसी मिट्टी होती है, ये नई जलोढ़ मिट्टी होती है, और बांगर कैसी होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, क्लियर है ये भी पॉइंट। ठीक है जी, जलोढ़ मिट्टी और मिट्टी का जो पूरा टॉपिक है वो मैंने डाल रखा, अब आपको पूरा तरीके से एक एक पॉइंट उसमें आपको मिट्टियों के बारे में समझाया था मैंने। ठीक है, यहाँ पे कहा आपका, यहाँ पे अरावली। ठीक है, अरावली। ठीक है जी, इधर इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी बताओ, सागर माथा। ठीक है, और इसकी क्या, गुरु शिखर। ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है इसका नाम क्या, गुरु शिखर। तो ठीक है जी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका क्या नाम है आपका, गुरु शिखर। ठीक है, अब मैं आपको बात करूं, यहाँ पे मरुस्थल है, पाकिस्तान और भारत में एक मरुस्थल है, उसका क्या नाम है मरुस्थल का, उस मरुस्थल का नाम है, उस मरुस्थल का नाम है थार का मरुस्थल। ठीक है, क्या नाम है इसका, थार का मरुस्थल। ठीक है, ये कहां पड़ता है, इधर राजस्थान में हो गया। ठीक, और उधर कहां, पाकिस्तान में। ओके, अगर मैं आपसे अगर बात करूं, देखो एक चीज और बताऊं इसमें, ये क्या क्षेत्र है आपका, तटीय क्षेत्र है। क्लियर है जी, ये कौन सा क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है। ठीक है, ये तटीय क्षेत्र, ये जो जहां पे आकर मिलता उस वहां पे क्या, नीलगिरी की पहाड़ी है। ठीक है, क्लियर होगी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। कौन सी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। याद रखना आप इस पॉइंट को। ये पॉइंट पूछे जाते हैं और मैं इसको मैप से इसलिए बता रहा हूँ, आपके हमेशा याद हो जाते रहिए, एक बार दो बार देखोगे आप। ठीक है, तो ये जहां पर आकर मिलते हैं उसको नीलगिरी की पहाड़ी बोलते हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, डोडा बेटा है। आपके लिए क्वेश्चन है कि नीलगिरी की पहाड़ी पर कौन सी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, देखो ये, और एक चीज याद रखनी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। क्लियर है जी, ये नीलगिरी की पहाड़ी में ही है। अब मैं बात करूं, देखो इससे नीचे पड़ी अन्नामलाई की पहाड़ी। कौन सी, अन्नामलाई। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है क्या नाम है उसका, अनेमुदी। क्लियर है पॉइंट, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है, अनेमुदी। ठीक है जी, अब मैं बात करूं, देखो ये तट है, इनके भी अपने आप में नाम है, तीन नाम इधर है, तीन नाम इधर, उनको भी क्या लगे बता दूं आपको तुरंत। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आपका गुजरात है। ठीक है, और ये गुजरात से गोवा, गुजरात से गोवा, गुजरात से जो गोवा के बीच का जो क्षेत्र है उसको जो तटीय क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है, कोंकण, कोंकण तट के नाम से, कोंकण तट। ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है। गोवा से और यहाँ पे मंगलूर के बीच का जो तट है उसको किस नाम से जाना जाता है, केंद्रा तट के नाम से। ठीक है जी, और मंगलूर से यहाँ पे आपका नीचे एंड तक जो कन्याकुमारी, यहाँ तक के बीच के पॉइंट जो कन्याकुमारी, इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, मालाबार तट। मालाबार तट। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही, डाउट क्या आ रहा आप है, कुछ डाउट दिख है। ठीक है जी, अब मैं बात करूं आपसे, यहाँ पे आपकी कृष्णा नदी है। कौन सी नदी, कृष्णा। ठीक है, कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के बीच का जो तट है ये रहा, कृष्णा नदी। ठीक है, कन्याकुमारी से कृष्णा नदी का जो बीच का तट है इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है आपका कोरोमंडल तट। ठीक है जी, कोरोमंडल तट। देखो ये तो पढ़ने पड़ेंगे, आप सोचो जी ऊपर ऊपर से पढ़ लें और धन धन सतगुरु हो जाएगा। ठीक, धन धन सतगुरु धरे रह जाएंगे अगर नहीं पढ़ोगे, पढ़ना खुद ही पड़ेगा। ठीक है, भोलेनाथ को नाम लो। ठीक है जी, ये आपका क्या, कोरोमंडल तट।
ठीक है जी, कौन सा? कन्याकुमारी से कृष्णा के बीच का। अब मैं बात करूं कृष्णा से गोदावरी, ये नदी भी पढ़ा दी मैंने, इनकी नॉलेज होनी चाहिए। मैं ऊपर से टपकाऊं सीख के, यहीं से किताबों से इन चीज की नॉलेज हुई है, तो आप भी मैप को भरो बार बार, भाई कृष्णा से कौन सा तट, कौन सी नदी कहाँ से, ठीक है। ये गोदावरी, ठीक है जी। कृष्णा से गोदावरी, देखो कन्याकुमारी कृष्णा के बीच के तट को कन्याकुमारी और कृष्णा के बीच के तट को कोरोमंडल तट, और कृष्णा से गोदावरी के तट को गोलकुंडा तट। जगह भी ना बच रही, ध्यान से देखते रहिए पॉइंट है, कौन सा पॉइंट कहाँ लिख रहा हूँ और बोल कर लिख रहा हूँ, ठीक है जी। कृष्णा से गोदावरी के बीच के तट को क्या जाता है? गोलकुंडा तट। क्लियर है बात? ठीक है जी, क्लियर है। और गोदावरी से इधर यहाँ पे जो एंथ पॉइंट है इधर, इसको कहा जाता है उत्तरी सरकार। ठीक है जी, ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। मैप पूरी तरह बिल्कुल झकाझक हो चुका है इस टाइम, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कहाँ लिखूँ, क्या लिखूँ, ठीक है। तो आपको बहुत कुछ मटेरियल मिल रहा है एकदम छोटे सेवा में, ठीक है। तो आपको क्या करना, सपोर्ट करते रहो मुझे प्लीज, मेरा यही कहना, ठीक है। अब देखो इसमें मैं और चीज बताऊं आपको, और चीज क्या बताऊं, जैसे आपने हिमालय पढ़ाई, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें एक चीज और है आपको मैं बताऊं, जैसे तटीय क्षेत्र है तो यहाँ पे क्या अंडमान निकोबार है, ठीक है जी। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सैंडल पीक। और एक चीज और, इनको याद कैसे करेंगे, जैसे मैं बताऊं, मैंने ऐसे याद करेंगे, कन्याकुमारी और कृष्णा के बीच कोरोमंडल है, कैसु कृष्णा कैसु कोरोमंडल, कृष्णा नदी से गोदावरी नदी के बीच गोलकुंडा है, गो से गोदावरी और गे से गोलकुंडा, ठीक है, ठीक है। जैसे इसमें इनको ऐसे थोड़ा अपने आप बनाओ, देखो ट्रिक किसी की बताई हुई क्या, अपने आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो कुछ पालोगे। अंडमान निकोबार जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, ठीक है। भारत में तो ज्वालामुखी पाए जाते हैं, एक सक्रिय एक प्रसुप्त। सक्रिय का नाम है बैरन, हवा के झोंके से नहीं, ठीक है। बैरन नाम किसका है? जो सक्रिय ज्वालामुखी है। और दूसरा कौन सा है, बता सकता है कोई? बैरन एक तो हो गया आपका बैरन ज्वालामुखी जो कि सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। और सबसे ऊंची चोटी क्या होगी? सैंडल पीक, ठीक है। और नारकोंडम, ठीक है जी। नारकोंडम क्या हो जाएगा? प्रसुप्त, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूं, देखो ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, तटीय क्षेत्र है, इसको बोलते हैं हम अरब सागर, और इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। ये जो इधर का क्षेत्र है तटीय, मतलब जो समुद्र से लगा समुद्री क्षेत्र है, ठीक है जी। अब मैं देखो इसमें बात करूं आपसे, ये बंगाल की खाड़ी है, इसमें क्या है, टोटल कितने द्वीप पाए जाते हैं? 247, इधर दिख रहा है 247 द्वीप है टोटल द्वीप। इन 247 में से जो बंगाल की खाड़ी में वो कितने हैं? 204 है, और 43 इधर है, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर होगा। तो मैं नहीं चाहता, अब इसमें जगह भी नहीं बची, और भी बहुत कुछ लिख सकता हूँ, ठीक है। इधर क्या अराकानियान श्रेणी है, जिसमें से अंडमान निकोबार बाहर इधर जाकर डूब जाती है, फिर जो भाग ऊपर उठता है उसको क्या बोलते हैं? अंडमान निकोबार बोलते हैं। अराकानियान जो पर्वत है ये इसका अंडमान निकोबार का ही तो मतलब इसका ही तो पार्ट है, अंडमान निकोबार भी, म्यांमार और भारत के बीच, ठीक है। तो मैं मतलब कि ठीक है, और ज्यादा नहीं बता रहा मैं इसके बारे में। तो आपको क्या करना है, अगर अच्छी लग रही हो वीडियो, ठीक है, तो मैं ऐसी बहुत सारी वीडियो ला सकता हूँ, बिल्कुल ऐसी लाऊंगा, ठीक है। पे नहीं आएगा एक हाथ में मेरे बोर्ड पे लिखो भरा तो बाद में जाएगा, ठीक है भाइयों। मैं फिर कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, मेहनत पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका, ठीक है। अपने आप पर नहीं, आपकी जो अपनी मेहनत है, आप मेहनत करो, मैं भरो बार बार, मैंने भी तो ऐसी कोशिश की होगी, तो आप भी कर सकते हो ना, ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो मेरा एक ही कहना, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दबा के, पसीने आपको देख ही रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत चल रही है, तो मैं यही कहूँगा आपसे, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर दबा के करें। और ये आपका इसे चेक कर लीजिए, और सभी दोस्तों को मेरा तहे दिल से नमस्कार।